क्या सही में अमेरिका और ईरान ये वार को ख़त्म करना चाहते हैं? अब खबर है कि ईरान में अमेरिका को प्रपोजल भेजा है। उस प्रपोजल में बोला है कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड हटाए और ये सीज फायर को पूर्ण रूप से लागू करे तो मैं हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हूँ। मगर ट्रंप ने इसको बोला है कि नहीं, मैं मीडिएटर के द्वारा जो ये जो अभी जो ये प्रपोजल भेजा है, ये मीडिएटर पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है। ये डायरेक्ट ईरान के द्वारा नहीं भेजा गया है, डायरेक्ट ऑफिसर के द्वारा ये प्रपोजल नहीं भेजा गया है। तो ट्रंप को यहाँ पर ये कहना कि अगर तुम चाहते हो कि ये सीज फायर हो और ये वार और डील हो, तो पीस बर्ता हो, तो पहले तुम मुझसे कॉल करो और सबसे पहले इसमें इमीडिएट न्यूक्लियर को भी शामिल करो। इसमें जो न्यू प्रपोजल में ये न्यूक्लियर शामिल नहीं है। पहले बोला है कि ब्लॉकेड हटाओ और जो सीज फायर है उसको पूर्ण रूप से लागू करो, जहाँ वहाँ पर जो इजराइल और लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। और उसके बाद में लेटर में इस न्यूक्लियर डील के लेकर मैं टॉपिक पर मैं टेबल पर आकर पीस वार्ता करूँगा। कुछ इस तरीका के ईरान को और अमेरिका को अभी बात चल रहा है ये पीस वार्ता के लेकर। अभी ग्राउंड रियलिटी देखें तो अभी जस्ट अपोजिट है। जो दोनों को ईरान ने अभी भी हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके रखा है, हॉर्मुज़ को वेपन की तरह यूज कर रहा है। अमेरिका ने ब्लॉकेट करके ईरान को, उसको कहना है कि आपको पता है कि उसको कहना है कि अगर और देश यहाँ पर से तेल टैंकर नहीं ला जा सकता, व्यापार नहीं कर सकता, ईरान भी नहीं कर सकता। मगर ईरान के बहुत सारा अल्टरनेटिव रूट खुला हुआ है। ईरान का स्पेशली जो ये ब्लॉकेट लगाया हुआ है, तो ईरान को यहाँ पर कोई भी तरह का नुकसान, और स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अभी सोर्सेज के द्वारा पता चला कि ईरान अल्टरनेटिव रूट जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर सीमा साझा करते हैं, तो उस बॉर्डर के जरिए अपना जो तेल ऑयल टैंकर और जितना भी सामान होता है अभी सर्वाइव करने के लिए उस रूट से अपना सभी ट्रेड और व्यापार वहाँ से जारी है। तो ये जो ब्लॉकेट किया हुआ है तो अभी वीकेंड और कमजोर पक्ष में दिखाई दे रहा है। ईरान अगर अमेरिका को जो अभी जो पाकिस्तान को जो दिया है उसको रूट जाने के लिए, तो यहाँ पर देखे तो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान और ईरान को तो यहाँ पर जो इलीगल तरीका से नहीं है। पाकिस्तान का अपना सोवरेनिटी है, किसी भी देश को अपना सीमा से किसी भी सामान को जाने दिए के लिए अलाउड है। मगर अगर जो अलायंस के डिप्लोमेसी के नज़रिया से देखें तो अभी पाकिस्तान मीडिएटर कर रहा है न्यूट्रल होकर। अगर जो अमेरिका को भी अलायंस से बहुत सारा डील हुआ है, अमेरिका के साथ डील हुआ है, IMF, क्रिप्टो करेंसी, कुछ इस तरह के अमेरिका और पाकिस्तान को डील हुआ है। और अमेरिका को ये पता चलेगा कि ईरान को इस रूट के जरिए मदद दिया जा रहा है, तो अमेरिका को इसमें झटका लगेगा। अमेरिका को सोचने में मजबूर हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान मुझसे ऐसा करता है, ऐसे मीडिएटर होकर और में से डबल स्टैंडिंग कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी देखें तो दोनों तरफ से ऐसा देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान सही में ये सीज फायर और डील करना के प्रयास कर रहा है कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका ये टाइम बाय स्ट्रेटेजी अपना रहा है। ईरान को यहाँ पर कहना कि पहले सीज फायर करो और पीस वार्ता के लिए टेबल पर मैं बाद में जाऊँगा, और अमेरिका का कहना है कि नहीं, पहले इसमें इमीडिएट न्यूक्लियर शामिल करो और उस टेबल पर हम जाएंगे और इसमें पीस वार्ता हो गया। तो यहाँ पर दोनों को देखें तो अपना ये कोई भी जो दोनों का जो शर्त है तो कंट्रास्ट कर रहा है। दोनों को कोई भी ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें शांति वार्ता होने लायक है। दोनों भी अपना अपना मुद्दे पर रोका हुआ है। स्पेशली ईरान अभी भी न्यूक्लियर पे लेकर इसमें शामिल नहीं किया इस शांति प्रपोजल में, और स्पेशली अमेरिका ने बोला है कि जब तक इसको आप नहीं इसमें शामिल करोगे न्यूक्लियर को, तो तुम्हें अगाड़ी में नई टेबल पर नहीं जाऊँगा। अभी डेडलॉक है, अभी डेडलॉक लगा हुआ है, ना उसको शर्त आगाड़ी बढ़ रहा है, ना इसके शर्त आगे बढ़ रहा है, सिर्फ बीच में ये डेडलॉक लगा हुआ है। तो इसमें जो दोनों का स्ट्रेटेजी देखें तो ग्राउंड रियलिटी में तो अभी भी जो अमेरिका है इसको ब्लॉकेट के जरिए अपना प्रेशर मेंटेन करके रखा है, और ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का अवरुद्ध कर रिस्ट्रिक्शन कर अपना लिवरेज उठा रहा है। यहाँ पर कोई भी देशों का, अमेरिका ईरान का कोई भी यहाँ पर स्पेशली इकोनॉमिक्स के जरिए ये वार लड़ा जा रहा है, और कोई भी देशों का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना जो वर्ल्ड में और देशों के एशिया यूरोप को जो आम कंट्री है, जो वार बाहक जो कंट्री है उसको प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें ईरान को और अमेरिका के कुछ भी नहीं, ईरान को बहुत सारा ऑयल टैंकर
बहुत सारा जो सोर्सेज के जरिए पता चला कि उस रूट से जहाँ पर ब्लैकेट लगा हुआ वहाँ से भी जाता है। हमें आगे बताया कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए अभी वो अपना ट्रेड जारी रखा है। अमेरिका के तो वो सिर्फ नाकाबंदी किया है, अपना वो जो ईगो लेकर आया था कि जो आपको पता ही है कि जो इजराइल और अमेरिका के यहाँ पर जो मिशन लेकर आया था ईरान पर हमला, जो 28 फरवरी का हमला किया था, उसको रिजीम चेंज, उसको ऑब्जेक्टिव था, उसको गोल था ईरान इजराइल को कि पहला रिजीम चेंज करने का और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था। मगर ऐसा जो देखे तो ईरान में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। मगर जो जो टारगेट किया था वहाँ पर बहुत सारा क्षति हुआ था, बहुत मिलिट्री बेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारा लोग, हजारों लोग ईरान में मारे गए। मगर बहुत बहुत टॉप लीडर भी मारे गए। मगर जो अभी भी सर्वाइव कर रहा, अभी ये वार को कंटिन्यू रखा है। इसका मतलब देखा जा रहा है कि मतलब ईरान ने अभी टूटा नहीं है, ईरान अभी भी सर्वाइव कर रहा है। जो मिसाइल ड्रोन अभी भी उसके पास है और जो न्यूक्लियर के लेकर था कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना बार जो बम्बार किया था, P2 बम्बर से अमेरिका ने बम्बार किया था कि मैं तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। मगर अभी भी वो इनरिचमेंट उसके पास है। उस ईरान को कहना कि मेरे पास सब है और मिलिट्री जो पावर है अभी भी एक्टिव है। जो दोनों तरफ से अभी डी एस्केलेशन मोड में, मगर दोनों हाई अलर्ट पर है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर अभी हाई अलर्ट में है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो देखें तो ईरान को अभी बरकरार है अपना प्रेजेंस बरकरार है, अपना वो जो प्रभाव है सब बरकरार है, कोई भी टूटा नहीं है। मगर ईरान में जो पॉलिटिकल डिवाइडेड कुछ वीकनेस वहाँ पर देखा जा रहा है। जो IRGC है और जो जो सॉफ्ट कर्नल जो इलेक्ट होकर जाता है, जैसे मैसूद पेज़ेश्कियान जो वो जाता है, तो वो जो IRGC अपना कंट्रोल में बहुत ज़रा सोर्सेज को ज़रा पता चल रहा है कि IRGC फुल कंट्रोल ले लिया है। वहाँ पर जो इलेक्ट होकर जाता है तो उसको कुछ भी नहीं उसको चलने देता है। वो अपना जो IRGC डिसीजन लेता है वही होता है। और जो कुछ इस तरह का वहाँ पर इस एंगल से देखो, अमेरिका के एंगल से तो अमेरिका पर भी बहुत प्रेशर है, यूरोपियन लीडर का प्रेशर है। स्टेट ऑफ हॉर्मस जो बंद है तो इसके कारण से बंद है क्योंकि स्टार्ट इजराइल और अमेरिका ने किया था। तो इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका पर बना हुआ है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप 60 दिन से ज़्यादा ये वार नहीं लड़ सकते क्योंकि अमेरिका ने एक रूल है, अगर कोई भी जो प्रेसिडेंट वहाँ पर होता है तो वहाँ पर रूल बनाया गया है कि 60 दिन से ज़्यादा कुछ और कोई और देश से नहीं लड़ना चाहिए। कुछ वहाँ पर रूल है और उसको पता है कि इसके लिए अल्टीमेटम और प्रेशर टेक्निक अमेरिका यहाँ पर अपना रहा है। उस पर प्रेशर दे रहा है, ईरान पर प्रेशर दे रहा है। प्रेशर के जरिए उसको जल्द से जल्द नेगोशिएशन, माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो 60 दिन बीतने में बहुत कम है, लगभग अब 7-8 दिन शायद बच गया होगा। इसीलिए इस पर टेक्निक और प्रेशर बना रहा है। और जो कार्यकाल होता है जो वहाँ पर जो 2 बार बन सकता है, जो अमेरिका ने जो कोई भी प्रेसिडेंट बनता है 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। मगर ईरान में ऐसा कोई भी नहीं है। जो आपको पता है कि 1979 में जो रेगुलेशन हुआ था इस्लामिक ऑफ रिपब्लिक, उस रेगुलेशन के बाद IRGC ने फुल कंट्रोल अपना ले लिया। वहाँ पर से उसको जो धार्मिक नेता होता है, IRGC में स्पेशली धार्मिक नेता होता है उसमें, तो उसको इलेक्शन लड़ने का कोई ज़रूरी नहीं होता। जितना भी जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग जो होता है, जुडिशियल रिलेटेड जितना भी देश के ऊपर कोर्ट और जुडिशियल होता है, सभी का कंट्रोल उसके पास होता है IRGC के। और साथ साथ इसको भी देता है जो इलेक्ट होकर जाता है, स्पीकर गालिबाफ, पेजेश्कियान, जो आवास आरिची है, इस सबको भी पावर दिया जाता है। मगर फाइनल डिसीजन IRGC लेता है। तो वहाँ पर इलेक्शन के कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रेशर अमेरिका के पास बहुत है। आने वाला नवंबर में चुनाव है, अगर ये वार हार जाता है तो सोर्सेस की जरा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्युटली यहाँ पर हारने वाला है। और यहाँ पर जो 60 दिन बहुत नज़दीक है, लगभग अब 507 दिन बच गया होगा और कार्यकाल ये लास्ट है। तो इस वार में डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहा है। मगर अभी के जो सिचुएशन में जो देखें तो दोनों अभी वार डायरेक्ट एस्केलेशन मोड में नहीं, इवेजन मोड में नहीं है, डी एस्केलेशन में है। और डिप्लोमेसी के जरिए ये वार को गाड़ी टाइम बाय ले रहा है, दोनों देश ले रहा है। स्पेशली
अमेरिका के पास टाइम अब नहीं है, तो अमेरिका प्रेशर टेक्निक अपना रहा है, मगर ईरान के पास बहुत सारा समय है। तो यहाँ पर जो देखे टेक्निकली देखे स्ट्रेटेजी, तो अभी स्ट्रॉन्ग मोड देख रहा है ईरान की तरफ। ईरान क्योंकि उसको कोई भी जो ब्लैकेट करके कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, वो अपना अल्टरनेटिव रूट से अपना व्यापार कर रहा है, और उसको देश में इलेक्शन के लेकर कोई टेंशन ही नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के, तो उस पर प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, जो उसको जो चुनाव होने वाला है, उसको कार्यकाल 2-3 साल के बाद वो अब नहीं बनेगा। तो कुछ इस तरीका को देखा। अगर इम्पैक्ट देखे जो ईरान पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और अमेरिका पर इम्पैक्ट, तो स्पेशली ईरान और अमेरिका पर कुछ नहीं देखा। और ग्लोबल इम्पैक्ट देखे तो 100+ बैरल अभी भी बरकरार है। जो प्राइस, जो ऑयल के प्राइस 100+ बैरल हो गया है अभी भी प्राइस, क्योंकि जब भी जो स्टॉक मार्केटिंग और शेयर मार्केटिंग गिरता है, जब डिपेंड करता है स्पेशली ईरान पर। ईरान जो अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देता है कि स्टेट में हॉर्मुज़ खुल गया, जो डोनाल्ड ट्रंप पर आप कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि स्टेटस हॉर्मुज़ खोल दिया, वो अब ये तय होता है, जो बड़ा बड़ा व्यापारी है तय करता है कि अब स्पेशली ईरान की तरफ से जो बड़ा, स्पेशली आप IRGC ने अगर बोला कि खोल दे, जो प्रपोजल में बोला जा रहा है, तो अगर खोल जाए तो अभी भी ये टेक्निकल देखिए तो अभी भी कमज़ोर लग रहा है। यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं देखा जा रहा है। इसलिए इम्पैक्ट ग्लोबल पड़े, स्पेशली एशिया और यूरोप में। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, इस पर LPG शॉर्टेज और डीजल, पेट्रोल और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट ग्लोबल पड़ रहा है। और जो नाइबर कंट्री है, जो एशिया में कंट्री, उस पर प्रभाव, क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो ऑयल रूट बाधित है, जो आपको पता ही है कि जो ऑयल रूट बाधित होगा, ऑयल रूट जो बाधित होगा, तो वो तेल के प्राइस बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, और उसको प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा ट्रांसपोर्ट पर। और ट्रांसपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा तो जितना भी सामान है, जितने खाने पीने के सामान है, A to Z पर वो प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट इस तरीके से देखा जा रहा है। फ्यूचर सिनारियो देखे तो बहुत, जो ये प्रपोजल, जो दोनों को जो भी बातचीत, स्पीच वार हो रहा है दोनों ईरान और अमेरिका के एक प्रपोजल में, तो टेक्निकली देखी तो इसमें 70 से 80% चांस नहीं दिखाया जा रहा है कि ये शांति वार्ता होगा। ये टाइम बाय टेक्निक है, दोनों देश स्पेशली ईरान अभी टाइम बाय टेक्निक स्ट्रेटेजी अपना रहा है, तो यहाँ पर कम चांस है। फिर भी लोग कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, जो अभी प्रपोजल भेजा है, बाद में होता है, तो इसमें 20 से 30% चांस है कि सीज फायर हो जाए। तो कुछ इस तरीका के यहाँ पर सिनारियो, फ्यूचर सिनारियो देखा जा रहा है। आप लोगों के इस पर क्या राय है? क्या सही में ये सीज फायर होगा, या सिर्फ सीज फायर होगा या नहीं, और ये सिर्फ टाइम बाय स्ट्रेटेजी है ईरान और अमेरिका के? अपना राय और कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।